हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 प्लॉटिंग विद पाईप्लॉट के अंदर प्लॉटिंग डाटा फ्रॉम ए डाटा फ्रेम को डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो 1D अरे से डाटा जो है लीनियर लिस्ट है, इसके थ्रू हम जो हमारे इस तरीके के डाटा होते हैं उससे हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। हम चाहें तो डाटा फ्रेम को यूज़ करके उसके किसी पर्टिकुलर सेलेक्टिव कॉलम के ऊपर भी अगर चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर 1, यूजिंग पाईप्लॉट्स ग्राफ फंक्शंस, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। डिफरेंट फंक्शंस हमने यूज़ किए, जिसके अंदर हमने प्लॉट फंक्शन यूज़ किया या अनदर देन बार फंक्शन, बार एच फंक्शन या और डिफरेंट फंक्शंस यूज़ किए, उनका यूज़ करके। या चाहें तो यूजिंग डाटा फ्रेम्स प्लॉट फंक्शन, डाटा फ्रेम का खुद का भी प्लॉट फंक्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी सहायता से भी अगर आप चाहें तो डाटा फ्रेम के हेल्प से भी अगर आप चाहें तो प्लॉटिंग कर सकते हैं। टू प्लॉट ए डाटा फ्रेम्स डाटा जस्ट पास इट्स कॉलम नेम। ध्यान दीजिएगा, आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना होगा टू द पाईप्लॉट्स ग्राफ फंक्शन लाइक प्लॉट, बार, बार एच, स्कैटर, जो भी हमारे सिलेबस में अभी हम वही करेंगे। और भी है हमारे पास बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम वगैरह। इट विल ट्रीट द पास कॉलम डाटा एज ए सीरीज एंड प्लॉट इट। तो जो भी हम पर्टिकुलर कॉलम देंगे अपने डाटा फ्रेम का, उसे वो एक सीरीज कंसीडर करेगा और उसके बिहाफ पर हमें जो है वो डाटा फ्रेम के बेस पे ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये आप नोटिस कीजिए। यहाँ पर आपका एक डाटा फ्रेम मैंने क्रिएट किया पहले DF2, जिसके अंदर हमारे पास दो जो हैं कॉलम्स हैं, एक एज और एक दूसरा प्रोजेक्ट। एज के अंदर मैंने यहाँ पर 6 वैल्यूज़ दी हैं, इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स के अंदर 6 वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये एक हमारा डाटा फ्रेम डिक्शनरी हमने क्रिएट किया, डिक्शनरी को पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, और उस आर्ग्यूमेंट को हमने उसे डाटा फ्रेम क्रिएट किया जिसका नाम है DF2। इस DF2 डाटा फ्रेम को मैंने क्या किया, df2.age के रूप में plt.plot, plt हमारा एलियास नेम है मैटप्लॉटलिब का, तो plt.plot df2.age, दैट मीन्स 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, लेकिन उनमें से एक कॉलम जो एज वाला है वो मैंने पास आउट किया किसको, प्लॉट फंक्शन को। तो आप देख सकते हैं उससे इस तरीके का ग्राफ, जैसे कि आप देखें यहाँ पर हमारे पास 30 एज है, 30 के बाद 27 है, फिर 32 है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स जो भी हमारे पास है 40, 28 और 32, ये हमें शो किए जा रहे हैं। इस तरीके से एक जो है लाइन ग्राफ हमारे लिए ड्रॉ हो गया प्लॉट फंक्शन की सहायता से। आप चाहें तो इसी में चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको चेंज करता हूं आपके लिए और आपको बार ग्राफ दिखाता हूं कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। इवन मैं इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव भी कर लेता हूं, ताकि कि हम अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा से भी इसे देख सके। तो मैंने इसका नाम चेंज करके अभी जो इसके नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, नाम चेंज कर दिया है। हमारा डाटा फ्रेम तो सेम ही रहेगा, हमें सिर्फ यहाँ पर फंक्शन और उसके आर्ग्यूमेंट्स को चेंज करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लॉट फंक्शन को हटाकर अनदर फंक्शन मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बार, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करने जा रहा हूँ मैं df2.index एंड कोमा df2.projects। तो ये मेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर पास करने जा रहा हूँ। एक तो इंडेक्स जो हमारा होगा वो पास किया जाएगा, दूसरा जो है जो हमने प्रोजेक्ट्स हमारा कॉलम है उस प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर पास किया जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने 2 यहाँ पर प्रोवाइड किया। अब रन करता हूँ मैं इसको, तो आप नोटिस कीजिए हमारे पास यह ग्राफ बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो डाटा फ्रेम के किसी पर्टिकुलर कॉलम को, देखिए जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो हमें 2 वैल्यू देनी होती है जिसको वो कंपेयर करता है। तो एक तो हमने इंडेक्स वैल्यू दे दिया, इंडेक्स अगर आप जानते हो तो डाटा फ्रेम का यहाँ पर हमने क्योंकि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया तो वो खुद ही क्रिएट करेगा। हमारे पास यहाँ टोटल 6 वैल्यूज़ है
तो पहली वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से वो इंडेक्स वैल्यू देगा, तो वही इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर शो की गई है 0 से लेके 5 तक। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स के लिए जो जो वैल्यूज हैं वो उसके कंपेयर करके ये हमारे को बार ग्राफ बनाकर उसने दिखाया है। लेकिन अगर हम डाटा फ्रेम की सहायता से अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उस केस के अंदर इवन हमें सिर्फ प्लॉट फंक्शन की ही जरूरत होती है। हम आर्ग्यूमेंट ना भी दें तो पूरे डाटा फ्रेम की जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली यूज कर ली जाती है। देखिए बताया गया इसके बारे में, विद ऑल प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ पाइप्लॉट यू कैन सेंड इंडिविजुअल कॉलम नेम ऑफ द डाटा फ्रेम टू प्लॉट देयर डाटा, हाउएवर विद प्लॉट यू कैन सेंड जस्ट द नेम ऑफ द डाटा फ्रेम। तो आप प्लॉट की सहायता से सिर्फ चाहें तो डाटा फ्रेम का नाम ही दे दें तो उससे भी आपका जो है ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक अनदर इसी को करके दिखाता हूँ, चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अभी लास्ट में तो हमने सिर्फ df.age दी थी, तो उस केस के अंदर उसने उसको चेंज कर दिया था। अब मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं अगेन इसको 220 नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि कि ये हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी सेव हो जाए। तो इसको मैं 0.1 कर देता हूँ यहाँ पर, या -1 कर देता हूँ और हम इसे सेव कर देते हैं। अब मैं इसमें चेंजेस करने जा रहा हूँ तो देखिए हमारे पास ये क्रिएटेड है। अब इसके अंदर जैसे हमने पिछली बार तो दिया था नाम प्लॉट फंक्शन के अंदर df2.age, इस बार मैं सिर्फ df2 दे रहा हूं। तो अगर आप सिर्फ डाटा फ्रेम देंगे तो भी प्लॉट फंक्शन के अंदर हम चाहे तो ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, नोटिस कीजिए ये मेरे पास ग्राफ जो है तैयार हो गया है। मेरे पास df2 के अंदर 2 कॉलम्स हैं, एक एज का कॉलम है, दूसरा प्रोजेक्ट का कॉलम है। तो ये जो ऑरेंज लाइन यहाँ दिखाई जा रही है वो किसके लिए है, डेट इज फॉर प्रोजेक्ट, और ऊपर जो ब्लू लाइन शो की जा रही है डेट इज फॉर एज। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए यहाँ पर ये बना दिया गया और इंडेक्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लिए गए हैं। तो इस तरीके से प्लॉट फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ साथ में। देखिए जैसे मैंने पहले यहाँ पे दिया था, दोबारा मैं आपको करके दिखा दूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक कॉलम भी लिख सकता हूं यहाँ पर। अगर आप एक कॉलम करेंगे तो वो एक को ही ड्रॉ करेगा, दूसरे को ड्रॉ नहीं करेगा। देखिए मैंने .age लिखा तो सिर्फ एज हमारा ही ड्रॉ की जा रही है, प्रोजेक्ट नहीं किया गया। अगर मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर दूंगा तो उस केस के अंदर सिर्फ प्रोजेक्ट को ही शो किया जाएगा, दूसरे कॉलम को शो नहीं किया जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ प्रोजेक्ट्स लिख दिया और अब रन किया तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट की ही वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है दूसरी को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे से कोई कॉलम का नाम देता ही नहीं हूँ, सिर्फ डाटा फ्रेम का नाम देता हूँ, तो उस केस में सिर्फ डाटा फ्रेम के नाम से दोनों जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज के कॉलम है उनको शो कर दिया जाएगा। इवन कहते हैं बताया गया कि अगर मेरे पास डाटा फ्रेम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज के अलावा भी कोई वैल्यूज है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी कोशिश करेगा जो है पाइप्लॉट की ग्राफ ड्रॉ किया जाए। बट वट इफ यू डाटा फ्रेम है सम नॉन न्यूमेरिक कॉलम्स, देखिए लिखा गया पेज नंबर 222 के ऊपर देख सकते हैं। इट विल स्टिल ट्राई टू प्लॉट एवरीथिंग, जो भी उसको वैल्यूज मिलेंगी, अगर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज मिलेंगी तो उनको भी कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग द डाटा फ्रेम df, ये आपकी बुक में पेज नंबर 221 के ऊपर एक df डाटा फ्रेम दिया है, ये मेरे पास अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इसके लिए कमांड लिखी गई है, प्रोग्राम बनाया गया है plt.plot ब्रैकेट में df दिया गया, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल लाइंस इसने यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं। बट ये कोई सेंसफुल नहीं है, जैसे कि आप देखें यहाँ लिखा भी हुआ है विच वोंट मेक मच ऑफ सेंस। तो इसको बनाने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमें लगती नहीं है, दिखती नहीं है, क्योंकि इसका कोई खास यूज नहीं है। तो आप एज और प्रोजेक्ट दोनों भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो इंडेक्स भी साथ में दे सकते हैं। तो जो जो वैल्यूज आप देंगे वो आपकी शो की जाएंगी, बाकी की वैल्यूज नहीं शो की जाएंगी। और अगर आप नहीं बताते हैं तो उस केस के अंदर पूरे को भी प्लॉट किया जा सकता है, इंडेक्स को एक्स एक्सिस के ऊपर और बची हुई वैल्यूज को वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्लॉटिंग ए डाटा फ्रेम डाटा यूजिंग डाटा फ्रेम्स प्लॉट। ये जो हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने यहाँ यूज किया हुआ plt.plot। plt हमारा क्या है, मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट का
एक फंक्शन हमने एलियास बना रखा है, उसके थ्रू हम मतलब एक तरीके से माई मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट का हमारा एक फंक्शन है प्लॉट, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब डायरेक्ट अगर हम चाहें तो डाटा फ्रेम के प्लॉट फंक्शन का भी हम यूज़ कर सकते हैं और उससे भी जो है ग्राफ को ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए हमें कैसे लिखना होगा, डाटा फ्रेम का जो भी हमारा नाम है वो डॉट प्लॉट फंक्शन को हम लिखेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। पांडास प्रोवाइड ए फंक्शन प्लॉट विच यू कैन यूज विद डाटा फ्रेम। तो ऐसा हम कर सकते हैं। प्लॉट इज ए वर्सेटाइल फंक्शन जिसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, देखिए नोट्स के अंदर लिखा गया विद स्कैटर यू हैव टू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द एक्स एंड वाई आर्ग्यूमेंट। अगर आप स्कैटर चार्ट ड्रॉ करते हैं तो आपको एक्स और वाई आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे ताकि कि वो प्लॉटिंग कर सके। इफ यू डू नॉट गिव काइंड आर्ग्यूमेंट एट ऑल द लाइन चार्ट विल बी प्लॉटेड। जैसा कि अगर आप देखें तो बताया गया लाइन जो है वो डिफॉल्ट चार्ट होगा। अगर आप काइंड नहीं देते, देखिए आपको काइंड आर्ग्यूमेंट देना होगा अगर आप किसी पर्टिकुलर चार्ट को स्पेसिफाई करना चाहते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकेशन देते ही नहीं है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वो लाइन चार्ट को ड्रॉ कर देगा। एल्सवाइज यहाँ पर नाम दिए गए हैं, काइंड इज इक्वल टू करके आप वैल्यू दे सकते हैं, लाइन बार बार एच हिस्ट बॉक्स पाई स्कैटर जो भी आप देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट ड्रॉ किया जाएगा। साथ ही साथ बिफोर वी शो यू यूज df.plot कहता है कि अगर आप df.plot को ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं डाटा फ्रेम के प्लॉट फंक्शन को, तो दो जो एडवांटेज है इस फंक्शन की वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्लॉट्स ओनली द न्यूमेरिक कॉलम अनलाइक प्लॉट ऑफ पाई प्लॉट व्हेन यूज विद डाटा फ्रेम। अगर आपके डाटा फ्रेम के अंदर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो उनको ये प्लॉट करेगा ही नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स को ही प्लॉट करेगा। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द डाटा फ्रेम प्लॉट फंक्शन। सेकेंड एडवांटेज इज इट्स ऑटोमेटिकली एड्स लीजेंड फॉर द प्लॉटेड डाटा। जैसे कि अगर देखिए अभी मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था तो इसके अंदर कोई भी लीजेंड नहीं है, ये पाई प्लॉट के थ्रू किया गया है। लेकिन अगर आप डाटा फ्रेम के थ्रू करते हैं तो उस केस के अंदर आपका लीजेंड भी ड्रॉ किया जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं इसको हम कि किस तरीके से ये इसके अंदर बदलाव करता है। हम इसी प्रोग्राम के अंदर दोबारा से चेंज कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं विद अनदर नेम। ये हमने पेज नंबर 224 के ऊपर हमारे को एक कोडिंग दिया, उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, इंस्टेड ऑफ पाई प्लॉट का यूज़ करने के, PLT जो हमारा एलियास है उसको यूज़ करने के हम कमांड देंगे सीधा df2 विच इज़ द नेम ऑफ आवर डाटा फ्रेम डॉट प्लॉट। अगर हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हमारा लाइन ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। तो देखते हैं एक बार रन करके इसको। नोटिस कीजिए ये हमारे जो पहले भी खैर ड्रॉ किए थे हमने PLT के थ्रू, सेम वही चीज़ है, लेकिन ये डाटा फ्रेम के अंदर डाटा फ्रेम को अब नोटिस कीजिए तब हमारे पास लीजेंड नहीं आ रहे थे, यहाँ लीजेंड भी आ रहे हैं। df2 में बाई चांस हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, बट अगर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही डिस्प्ले कराया जाएगा ग्राफ पर, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ड्रॉ नहीं कराया जाएगा। आप देख सकते हैं बुक के अंदर इसका एग्जांपल दिखाया गया DF, जो कि पेज नंबर 221 के ऊपर एक डाटा फ्रेम है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स है लाइक नेम, सेक्स, पोजीशन, सिटी, एज, प्रोजेक्ट्स, बजट, कई सारे हैं जिसके अंदर एज, प्रोजेक्ट, बजट 3 ऐसे कॉलम है जो न्यूमेरिक है। अदर देन दिस बाकी के जितने भी है नेम, सेक्स, पोजीशन, सिटी वो सभी नॉन न्यूमेरिक है। तो अगर हम df.plot करते हैं तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही लाइन ड्रॉ की गई हैं। ब्लू कलर की जो है वो एज को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑरेंज की प्रोजेक्ट को, और ग्रीन जो है वो बजट को। बाकी की रिमेनिंग जो लाइंस है जो कि अगर हमने देखा हो कुछ देर पहले पाई प्लॉट की हेल्प से भी ड्रॉ की थी, पेज नंबर 222 पे आप इसको देख सकते हैं। लास्ट में बॉटम में नीचे लिखा हुआ PLT.plot df, तो उस समय पे मल्टीपल लाइन ड्रॉ कर दी थी पाई प्लॉट ने, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा अगर आप डाटा फ्रेम के साथ इसे यूज करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं मेरे पास। जो अनदर एक पेज नंबर 221 पर FDF डाटा फ्रेम है वो भी रेडिली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ चाहें तो इसकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आप देखें तो FDF.plot आपने यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि इसके अंदर दिया x इजिकल टू डे 1 एंड y इजिकल टू डे 2, तो दैट मीन्स 2 ही डेज की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर कंसीडर की गई हैं। एंड काइंड इजिकल टू किया गया स्कैटर। अगर ध्यान दे तो पिछले पेज पे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब भी हम स्कैटर चार्ट ड्रॉ करेंगे तो हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ेगा x एंड y आर्ग्यूमेंट्स, तभी
हमारा जो स्कैटर चार्ट है वो ड्रॉ होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर x इजिकल टू डे 1 मतलब डे 1 की वैल्यू x के अंदर जाएंगी, डे 2 की वैल्यू y में जाएंगी और फिर दोनों को कंपेयर करते हुए क्या है ड्रॉ किया जाएगा स्कैटर चार्ट, क्योंकि हमने यहाँ काइंड इजिकल टू स्कैटर दिया हुआ है। एल्सवाइज अगर आप नोटिस करें तो नीचे एक ग्राफ ड्रॉ किया गया जिसके अंदर fdf डॉट प्लॉट किया गया, ये हमारा fdf डाटा फ्रेम का नाम है यहाँ पर, और काइंड इजिकल टू सिंपली बार लिख दिया गया। इस बार एक्स वाई प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो एक्स वाई अगर हम प्रोवाइड यहाँ नहीं कर रहे हैं तो भी देखिए हमारा बार ग्राफ बन के जो राइट हैंड साइड में तैयार हो गया, और इसके अंदर 5 डेज जो अलग अलग है उन आप देख सकते हैं। ये जो आपका डाटा फ्रेम है ये 5 डेज की कुछ वैल्यूज रिकॉर्ड करके स्टोर करके रखे हुए हैं, तो 5 के 5 डेज की जो वैल्यूज है उन्हें कंपेयर करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो काइंड इजिकल टू बार एच दे सकते हैं, अनदर उसमें दिया गया है। नेक्स्ट काइंड इजिकल टू हिस्ट दे सकते हैं फॉर ड्राइंग हिस्टोग्राम, एंड अगर काइंड इजिकल टू बॉक्स देते हैं तो ऐसा करके आप जो है बॉक्स जो आपकी ड्रॉ करना चाहते हैं वो भी आप ड्रॉ बॉक्स प्लॉट जिसे कहते हैं वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए। चलिए आगे हम कुछ एक एग्जांपल दिया गया एग्जांपल 34 उसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कुछ वैल्यूज दी गई हैं, मैं आपके लिए ये ओपन करता हूँ, ये मेरे पास रेडीली अवेलेबल है। अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर के अंदर शायद हमने प्रोडफ एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया था, उसी डाटा फ्रेम से रिलेटेड हमारे पास ये एक एग्जांपल है। देखिए मैं इसको आपको रन भी करके दिखाता हूँ, आप देखें यहाँ पर तो ये आपके पास अवेलेबल है। प्रोडफ हमने एक डाटा फ्रेम बनाया, पहले आई प्रोड बनाया जो कि एक डिक्शनरी है, उसको आर्ग्यूमेंट पास किया है तो प्रोडफ डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ पर इसको plt डॉट स्कैटर, plt क्या है पाइप प्लॉट का आपका एक एलियास है, देख सकते हैं यहाँ पर ये plt डिक्लेयर किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने plt डॉट स्कैटर x रेंज 1 कोमा लेंथ प्रोड प्लस 1 किया गया है। आप चाहें तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं अप टू लेंथ प्रोड, और आप चाहें तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको +1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ के अंदर एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने अगर 1 से स्टार्ट किया तो लेंथ है प्रोड, अगर आप देखें तो आपके जो प्रोडफ है उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हमने दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आंध्रा P1, गुजरात 2, केरला 3 एंड पंजाब 4, त्रिपुरा 5 एंड उत्तर प्रदेश 6 पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ हम जो है लेंथ प्रोडक्ट की चेक कर रहे हैं, तो ये 6 वैल्यूज़ देगा। y इजिकल टू जो दिया गया वो प्रोडक्ट डॉट पल्सिस, एक पर्टिकुलर कॉलम पल्सिस को लिया गया सिर्फ कि इसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाए। तो 2 आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिए। हम जो चार्ट बनाने जा रहे हैं वो स्कैटर टाइप का है, तो स्कैटर के अंदर दोनों वैल्यूज़ हमें देनी है, बाकियों में तो देने की जरूरत भी नहीं होती। तो हमने दिया और लेबलिंग कर दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, एक्स को एक्स वैल्यूज और वाई को पल्सिस प्रोडक्शन दिखाया जाएगा। अब देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो नोटिस कीजिए स्कैटर चार्ट के अंदर आपका ये इस तरीके का ग्राफ जो है शो कर रहा है, जिसके अंदर जो एक्ट की एक्स वैल्यूज है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या रेंज है 1 टू लेंथ ऑफ जो आपकी है टोटल प्रोडक्ट की लेंथ उसमें एक ऐड करके। तो आप नोटिस करें यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है उसमें एक ऐड करके 1 से स्टार्ट किया तो 6 तक चला गया है। तो ये हमारी प्रोडक्ट की लेंथ है, एक कम तक चलता है 7 आएगा यहाँ पर, लेकिन ये एक कम तक चलेगा तो इसलिए 6 तक शो कर रहा है। और ये पल्सिस की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है, ये पल्स प्रोडक्शन है, उसको यहाँ पर कंपेयर करके स्कैटर चार्ट इसने यहाँ बनाया है। चलिए एक अनदर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 35 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक डाटा फ्रेम है जिसका नाम है MKSDF। तो ये भी हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 35, ये देखिए ये आपका एक डाटा फ्रेम हमने पहले क्रिएट किया जिसका नाम है MKSDF, और फिर उसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ पाइपलोट। ये भी पाइपलोट का ही एग्जांपल है। हमारे पास जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, नेम, एज, प्री बोर्ड मार्क्स एंड बोर्ड मार्क्स। इनको हम कंपेयर कराने जा रहे हैं। PLT स्कैटर फंक्शन का हमने यूज़ किया है, एक बार हम इसे यूज़ करेंगे फॉर प्री बोर्ड मार्क्स, दूसरी बार यूज़ करेंगे फॉर बोर्ड मार्क्स। तो देखिए x के अंदर हमने वैल्यू दी इंडेक्स के अंदर ऑटोमेटिक जो वैल्यूज़ है 0 1 2 3 जो भी होंगी वो ही प्रोवाइड की जाएंगी, 4 तक की वैल्यूज़ आएंगी। तो क्योंकि हमारे पास पहला रिकॉर्ड 0 और लास्ट रिकॉर्ड 4 कहलाएगा, तो वो वैल्यूज़ x में चली जाएंगी। और उसके अलावा MKSDF में पहली बार प्री बोर्ड के मार्क्स और दूसरी बारी में बोर्ड के मार्क्स को कंपेयर करा जाएगा। पहले वाला जो प्री बोर्ड के मार्क्स है वो ग्रीन कलर से शो किए जाएंगे और दूसरे वाले जो है वो रेड कलर से शो किए जाएंगे।
साथ ही हमने लगा दिया। वैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि जो एज है mks.df.age, मतलब जो एज के अंदर 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसका साइज सेट किया जाएगा, जो हमारी स्कैटर के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे उनको। लेकिन ये बहुत नियर बाय हैं तो इनसे कोई ज़्यादा अंदाज़ा लग नहीं पाएगा। चलिए फिर भी ये यहाँ पर दिए गए हैं, बाकी साथ में हमने इसकी लेबलिंग कर दी है। तो नोटिस कीजिए, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से स्कैटर चार्ट दिखा रहा है। जैसे कि अगर आप नोटिस करें तो जो आपका 0th इंडेक्स पे पर्सन है, स्टूडेंट है करण, तो करण के प्री बोर्ड के अंदर जो मार्क्स हैं वो है 4, वो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और उसी के जो बोर्ड के अंदर मार्क्स हो गए हैं वो बढ़ के कितने हो गए हैं 25। सेकंड में अगर आप देखें तो 1 पे जो है एलेक्स है, एलेक्स के प्री बोर्ड के अंदर जो मार्क्स हैं वो है 19, प्री बोर्ड में सॉरी मार्क्स हैं इसके एलेक्स के 24, और बढ़कर बोर्ड में हो गए हैं 94, तो ये शो कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट एनी है, एनी के प्री बोर्ड में मार्क्स है 31, ये शो कर रहा है, और इसके बाद इसके मार्क्स बढ़ के हो गए हैं 57। तो ये कंपैरिजन करके दिखाया गया कि किस तरीके से डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको कंपेयर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्कैटर चार्ट, और इसमें पाई प्लॉट का यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एग्जांपल, जिसके अंदर हम इंस्टेड ऑफ पाई प्लॉट के सीधा डाटा फ्रेम के प्लॉट फंक्शन को यूज़ करेंगे। और यह है एग्जांपल नंबर 36 है हमारे पास, जिसके अंदर हम इसको देख पाएंगे कि किस तरीके से हम डाटा फ्रेम के प्लॉट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे वैसे तो हम ऑलरेडी इसको देख ही चुके हैं कि प्लॉट फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। तो नोटिस कीजिए, ये हमारे पास mksdf डाटा फ्रेम है, इसी के साथ हमने mksdf डॉट प्लॉट फंक्शन मतलब डाटा फ्रेम का प्लॉट फंक्शन यूज़ किया। इस बार हमने आर्ग्यूमेंट यूज़ किया काइंड इजिकल टू स्कैटर, और उसको 2 प्रोवाइड करें, एक्स एक्सिस और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू एक्स में शो करनी है प्री बोर्ड और वाई में शो करना है बोर्ड मार्क्स, और लेबलिंग कर दी दोनों की, प्री बोर्ड एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस पे बोर्ड की। इस बार हमने इंडेक्स वैल्यू यूज़ नहीं की है, हमने इन्हीं को ज्वाइन करते हुए एक्स लेवल और मतलब प्री बोर्ड और बोर्ड के मार्क्स से ही स्कैटर पॉइंट्स जो हैं जनरेट करने की कोशिश की है। तो आप देखिए, मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये इस तरीके के जो है हमारे को स्कैटर चार्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये आपके प्री बोर्ड के जो मार्क्स है वो यहाँ पर दिखा रहा है। प्री बोर्ड में मान लीजिए जैसे कि 4 मार्क्स थे तो ये 4 हो गया, और वही जो है बोर्ड के अंदर मार्क्स बढ़ के कितने हो गए 25, तो 425 ये शो किया जा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 2494, तो आप देख सकते हैं जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 24 प्री बोर्ड के मार्क्स हैं। तो प्री बोर्ड के अंदर आपके जो 24 है वो यहाँ पर आ रहा है और 94 यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है आपका। नेक्स्ट जो आपका 3162 है, तो 31 जो आपका वो ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद 62 भी ये इनका क्रॉस सेक्शन आ रहा है। फिर 2 और 3 के ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं, एक 62 एक 70, वो ये वैल्यूज़ है, एक 62 और एक 70, एक 2 पर है एक 3 पर है। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं डिफरेंट प्री बोर्ड और बोर्ड के मार्क्स के ज्वाइन से, और उसके थ्रू हम ये स्कैटर चार्ट ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो डाटा फ्रेम को भी पाई प्लॉट या डायरेक्ट प्लॉट डाटा फ्रेम के फंक्शन है जिसका नाम प्लॉट है की सहायता से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।